हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ भी। दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है एक संवेदनशील विषय पर है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। पति जब ऑफिस जाने लगता तो मुझे नई लाल साड़ी देकर कहता कि आज शाम को पहन लेना और खूब तैयार होकर बैठना, आज खास मेहमान आने वाले हैं। मैं वो साड़ी ले लेती और शाम को तैयार होने लगती तो मेरा नौकर मुझसे विनती करता कि मैडम, भगवान के लिए ये साड़ी मत पहनो वरना गजब हो जाएगा। आप नहीं जानती कि सारी रात आपके साथ क्या खेल खेला जाता है। मैडम, ये साड़ी मुझे दे दो और आज मैं ये साड़ी पहन कर आपकी जगह बैठूंगा। बस मैडम, आप छुप कर देखना, फिर आपको मेरी बात पर यकीन आ जाएगा। मुझे अपने नौकर की बातें झूठी लगती क्योंकि साड़ी पहनते ही मुझे कुछ याद नहीं रहता था। मगर आज वो इतनी मिन्नतें कर रहा था तो मैंने वो साड़ी उसे दे दी। उसने साड़ी पहन ली, पूरा मेकअप करके सर पर विग लगाकर वो तैयार होकर मेरे कमरे में बैठ गया। रात को मेहमान आए तो मेरा पति बारी बारी उन्हें मेरे कमरे में ले जाता, मगर कुछ देर बाद ये देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई जब उन मेहमानों ने मेरे नौकर के साथ। शाम के 5 बजे थे कि हमारे घर के अंदर अफरा तफरी मची हुई थी। माँ छोटे भाई को पास की दुकान पर बिस्किट और केक लेने के लिए भेज रही थी। मैं उठी तो पता चला कि हमारे घर में शादी के रिश्ते की बात करने कुछ मेहमान आ रहे हैं। माँ ने मुझे आदेश दिया कि गुलाबी रंग का सूट पहनकर तैयार रहो। मैं कुछ न समझते हुए ऐसे ही बेमन से थोड़ी तैयार हो गई। थोड़ी देर बाद रिश्ते वाले मेहमान आ गए थे। माँ ने उन लोगों को ड्राइंग रूम में बिठाया और खुद उन्हीं के साथ बैठ गई। मुझे चाय लाने के लिए कहा। घबराहट के मारे मेरे तो हाथ कांप रहे थे। मैंने चाय बनाई और माँ के इशारे पर चाय की ट्रे संभालते हुए मेहमानों के सामने आकर बैठ गई। उनमें से दो औरतें गहरी नज़रों से मुझे देख रही थीं। मुझे उस समय महसूस हो रहा था कि वो मुझे पसंद कर चुके हैं। उन लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और वो मुझे बड़े प्यार से देख रहे थे। उन औरतों को हम लोग और हमारा रहन सहन बहुत पसंद आया था और अगले दिन उनका फ़ोन आ गया कि उन्हें रिश्ता मंजूर है। माँ ने भी ईश्वर का धन्यवाद किया और भगवान का नाम लेकर मेरी मंगनी अजीत से कर दी और 2 महीने बाद शादी की तारीख रखी गई थी। उन 2 महीनों में मैंने अजीत से 2-4 बार ही फ़ोन पर बात की थी और 2 महीने इंतज़ार की घड़ियाँ भी ख़त्म हो गईं और वो दिन भी आया जब मैं अजीत की दुल्हन बनकर उनके आंगन में आ गई। शादी की पहली रात के बारे में मैंने जो सपने सजाए थे वो सब पूरे हो गए थे। अजीत मेरी सुंदरता की तारीफ करते नहीं थकते और प्यार से मेरा हाथ पकड़कर कहने लगे, जानती हो पूजा, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी ही सोच लिया था कि तुम ही मेरी जीवन संगिनी बनने के लायक हो। मुझे तुम दूसरी और लड़कियों से बिल्कुल अलग लगी हो और मैं भी तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगा। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खिली खिली और फ्रेश रहो। तुम्हें घर के कामों की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर के काम के लिए नौकरानियाँ लगी हुई हैं। तुम्हारा काम बस मुझे खुश रखना है। तुम मेरे लिए बनाओ, श्रृंगार करो, सजो संवरो, मेरे लिए ये काफ़ी है। उनकी प्यार भरी बातों ने ही मुझे उनका दीवाना बना दिया था। जो वादे उन्होंने किए थे वो सच कर दिखाए। हर रोज़ आते हुए मेरे लिए कोई ना कोई तोहफा ज़रूर लाते। अजीत के प्यार की बरसात से मेरी आत्मा तृप्त हो गई थी। मेरा रूप रंग निखरने लगा। दिन रात की देखभाल और उनके प्रेम से मेरी खूबसूरती और बढ़ गई थी। मैं जब मायके जाती तो सहेलियाँ मुझे छेड़ती और कहती, तेरी तो लॉटरी लग गई है, जो इतना स्मार्ट और प्यार करने वाला पति मिला है, और मुझे हसरत भरी निगाहों से देखती थीं। प्रेम में डूबे हुए दिन और रात यूं ही गुजरने लगे। समय पंख लगाकर उड़ता चला गया। शादी को 4 माह हो गए। एक दिन अजीत ने कहा कि उन्हें किसी काम से कनाडा जाना है। सुबह मुझे मायके छोड़कर जाएंगे और 20 दिन के बाद मुझे वापस ले जाएंगे। उनकी कोई बिजनेस मीटिंग थी, इसलिए उनका जाना ज़रूरी था। मैंने भी कहा ठीक है। अजीत ने शाम 5 बजे मुझे मायके छोड़ा और ख़ुद एयरपोर्ट निकल गए। उसके बाद तो जैसे मेरी ज़िंदगी में भूचाल ही आ गया। 20 दिन के बाद मुझे अजीत आकर ले तो गए, मगर वो बहुत बदले बदले हुए थे। अक्सर मुझसे बात करते करते वो रुक जाते। उनकी आंखों में अपनेपन की जगह अजनबीपन दिखाई दे रहा था। उनका ज़्यादातर समय घर से बाहर बीतने लगा। जब वो मुझे वक्त नहीं देते थे तो मैं उनसे शिकायत करती तो वो कारोबारी व्यस्तता का बहाना बना देते और कभी ये कहते, घर में तुम्हारे लिए हर ऐशो आराम और ज़रूरत की हर चीज़ें मौजूद हैं, फिर तुम्हें क्या परेशानी है। मैं अपने कारोबार में व्यस्त हूँ। मैंने उनसे कहा, मुझे चीज़ों की नहीं, आपके समय की ज़रूरत है। लेकिन शायद अजीत के पास मेरे लिए समय था ही नहीं। घर पर बैठ बैठकर मैं तंग आ गई थी।
आखिरकार मैंने खाना बनाने वाली, साफ़ सफाई करने वाली दोनों नौकरानियों को छुट्टी दे दी। मैं सोचती थी कि मैं अपने आप को घर के कामों में उलझा कर रखूंगी तो मुझे अजीत के इंतज़ार की पीड़ा नहीं झेलनी पड़ेगी। लेकिन मेरा सोचना गलत था। घर का काम छोड़े हुए मुझे काफ़ी समय हो गया था। मेरी आदत छूट चुकी थी। जब घर के कामों का बोझ पड़ा तो मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई। मैंने तंग आकर अजीत से कहा, घर के कामों के लिए फिर से नौकरानी रख लो, क्योंकि मैं घर में इतने ज़्यादा काम नहीं कर सकती। मगर अजीत कहने लगे, हमें नौकर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर में हम दो ही लोग हैं, हमारा खाना बनाना कौन सी बड़ी बात है। अजीत का ये नया रूप देखकर मैं हैरान रह गई। वो तो हर वक्त मुझे फूलों की तरह तरोताज़ा रखने की बात करते थे, लेकिन आज नौकरों की तनख्वाह पर बहस हो रही थी। मेरा दिल उनकी बातों से टूट सा गया था, लेकिन मैंने उनसे कोई शिकायत नहीं की। अगले दिन अजीत जब घर आए तो उनका चेहरा खुशी से दमक रहा था। मैंने जब उनकी खुशी की वजह पूछी तो वो बोले, मेरे पास एक खुशखबरी है, लेकिन वो मैं तुम्हें कल बताऊंगा। फ़िलहाल तो तुम मेरे लिए खाना लगाओ, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। मैं सोच में पड़ गई थी कि आखिर ऐसी क्या बात है, मगर मैं उनकी आदत से परिचित थी। एक बात बताने से मना करते तो फिर नहीं बताते थे। मैं भी चुप हो गई और अगले दिन का इंतज़ार किया। शाम के समय मैं उनका इंतज़ार कर रही थी। दरवाजे की किसी ने बेल बजाई। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने गाड़ी खड़ी थी। पहले तो मैं पहचान ही नहीं पाई, क्योंकि अजीत गाड़ी घर के अंदर खड़ी करते थे, लेकिन आज वो गाड़ी में बैठे हुए थे। उनके हाथ में कुछ शॉपिंग बैग थे और दरवाज़ा खोलने पर अंदर आने के बजाय कहने लगे, तुम जाओ जल्दी से नए कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ, और हाँ, ये ज्वेलरी ज़रूर पहन लेना, आज मैं तुम्हें एक ख़ास जगह ले जा रहा हूँ। तुम जब तैयार हो जाओ तो मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊँगा। मैंने उनसे कपड़े और ज्वेलरी वाला बैग ले लिया और मैं घर आकर खुद को सजाने संवारने में बिजी हो गई थी। मेरे श्रृंगार में मेहनत, लगन और प्रेम था। रेड कलर की साड़ी और गोल्डन कलर की ज्वेलरी में मैं बहुत सुंदर लग रही थी। मैं बार बार खुद को आईने में देखे जा रही थी। अभी मेरी तैयारी पूरी भी नहीं हुई थी कि डोरबेल बजी। दरवाजे पर अजीत ही थे। मैं अजीत के साथ गाड़ी में बैठ गई। आज अजीत खुद भी बहुत तैयार लग रहे थे। मैं बहुत खुश थी। गाड़ी में मध्यम आवाज़ में म्यूज़िक बज रहा था। अजीत अच्छे मूड में थे और काफ़ी हंसी मजाक भी कर रहे थे। मुझे समझा रहे थे कि वो मुझे एक ख़ास मीटिंग में लेकर जा रहे हैं। वहाँ पर बड़े बड़े और अमीर लोग होंगे और मुझे वहाँ पर हर किसी से हंसकर बात करनी होगी। और बोले, अगर इंसान अपनी बातों से दूसरों को इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाए तो बहुत फ़ायदा उठा सकता है। उनकी बातें मेरी समझ से परे थीं। थोड़ी देर बाद उन्होंने गाड़ी एक बड़े होटल के सामने रोक दी। गाड़ी का दरवाज़ा ऐसे खोला जैसे मैं कोई राजकुमारी हूँ। मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर वो होटल में एंटर हो गए। उनका ये अंदाज़ तो मैंने शादी के बाद भी नहीं देखा था, जो आज वो सारी दुनिया के सामने दिखा रहे थे। और हम लोग होटल के अंदर पहुँचे तो एक बहुत बड़े हॉल को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया हुआ था। उस हॉल में बड़े बड़े ऑफिसर और उनकी पत्नियां भी थीं। यहाँ आकर मैं खुद को बहुत छोटा महसूस कर रही थी, लेकिन कुछ ही देर में मुझे यह एहसास हो गया कि मैंने अपनी सुंदरता से सबको अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था, क्योंकि मैं आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। आज मैं ऐसे तैयार हुई थी जैसे कोई नई नवेली दुल्हन तैयार होती है। अजीत ने मुझे बड़े गर्व के साथ अपने दोस्तों से इंट्रोडक्शन कराया। उसके बाद खाना पीना शुरू हो गया। हल्के फुल्की म्यूज़िक के साथ हमने खाना खाया। वो माहौल मेरे लिए बहुत अजनबी था। ज़िंदगी में पहली बार इतने सारे लोगों के सामने बैठकर खाना खा रही थी, जिससे मुझे बहुत घबराहट भी हो रही थी। मगर मैं अजीत का साथ दे रही थी क्योंकि उनकी खुशी देखने वाली थी। वहाँ बैठे हुए मैंने ये महसूस किया, सामने वाली टेबल पर बैठा एक आदमी मुझे लगातार घूरे जा रहा था। उसके इस तरह देखने से मुझे उलझन हो रही थी। थोड़ी देर बाद ही वो अपने टेबल से उठकर हमारे पास आकर बैठ गया। बात करने से पता चला कि वो मेरे पति अजीत के सीनियर ऑफिसर थे, मगर उनके निसंकोच व्यवहार से वो कहीं से भी परिपक्व व्यवहार के व्यक्ति नहीं लग रहे थे। अजीत ने मेरा भी उनसे परिचय कराया। उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया। मुझे ना चाहते हुए भी उनसे हाथ मिलाना पड़ा। उन्होंने मेरे हाथ को हल्का सा दबाया था, जो मुझे बहुत बुरा लगा था, और अजीत भी इस बात को नोट कर चुके थे, मगर वो फिर भी चुप थे। मुझे अपने पति पर आश्चर्य हो रहा था, वो ये सब कुछ कैसे देखकर बर्दाश्त कर रहे थे। अजीत ने मुझे बताया था कि ये अशोक साहब हैं, अगर ये चाहें तो मेरी बहुत जल्द ही तरक्की हो जाएगी। अशोक साहब बातें करते रहे। वो बहुत मनोरंजक बातें कर रहे थे, मगर उनकी निगाहें लगातार मेरे चेहरे की तरफ देख रही थीं। पार्टी ख़त्म हुई तो अशोक साहब मेरे पति से बातें करते हुए हमारे साथ ही बाहर आ गए। फिर हम लोग घर आ गए।
अजीत ने मुझे थैंक यू बोला क्योंकि पार्टी में मैंने उनका भरपूर साथ दिया था। इस खुशी में अजीत ने मुझसे प्रॉमिस किया कि वो जल्द ही घर में किसी नौकरानी का बंदोबस्त करेंगे। बस मुझे उनके साथ ऐसे ही पार्टियों में जाना होगा और उनके अफसरों से ऐसे ही संबंध बढ़ाने होंगे। अगले दिन मैं सोकर उठी तो 12 बज रहे थे। अजीत खुद ही नाश्ता करके निकल गए थे। 1 घंटे बाद मैं फ्रेश होकर बैठी तो डोरबेल बजी। इस समय मेरे पति घर पर नहीं होते थे, तो मैं उनके आने के बारे में सोच भी नहीं रही थी। मगर दरवाज़ा खोला तो वो अजीत ही थे। उनके उस समय आने पर मुझे आश्चर्य भी हुआ, मगर फिर उनके बगल में खड़े लड़के को देखा तो उनके आने का मतलब समझ में आ गया। लड़के की उम्र 18 से 19 साल होगी। उसका रंग गोरा था और अजीत ने खुशी से मेरा उस लड़के से परिचय करवाया। पूजा, ये है बहादुर, बहुत ही जिम्मेदार, शरीफ, होशियार लड़का है। इसने कुछ दिनों तक होटल में भी काम किया है। घर के कामों से लेकर गाड़ी ड्राइव करना भी जानता है। अजीत ने बहादुर का कांधा थपथपाते हुए कहा। उसकी नज़रें और झुक गईं। मुझे उसका ये अंदाज़ बहुत भला सा लगा। अजीत कहने लगे कि यह पहाड़ों का रहने वाला है। आज सुबह मैं घर से बिना नाश्ता किए हुए निकल गया था। मैंने सोचा क्यों ना आज किसी ढाबे पर नाश्ता किया जाए। वहाँ पर मेरी मुलाकात बहादुर से हो गई। मुझे इसका स्वभाव बहुत पसंद आया और मैं इसे ज़्यादा वेतन देने का प्रस्ताव देकर अपने साथ ले आया हूँ। ये तुम्हारी हर तरह से सहायता करेगा और तुम्हारे छोटे भाई की तरह ख्याल करेगा, है ना बहादुर? अजीत ने बहादुर की तरफ देखा तो वो जी हाँ में सर हिलाने लगा। चलो, मैं संतुष्ट थी कि नौकरों की फौज से जान छूटी। एक ही नौकर घर के सारे काम कर देगा तो आसानी होगी और मुझे भी ज़्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ेगी। बहादुर ने वाकई मुझे बहुत आराम पहुंचाया। वो सारे काम औरतों से भी ज़्यादा साफ सफाई और तरीके से करता था। अब मैं बहुत खुश थी। बहादुर ने मुझे हमदर्दी सी हो गई थी। वो मुझे सच में छोटे भाइयों की तरह लगता। वो भी मुझे दीदी कहता तो एहसास होता कि बहादुर के दिल में मेरे लिए कितना सम्मान है। एक दिन मैं सुबह उठी तो बहादुर अपने कमरे में नहीं था। मुझे उसकी चिंता होने लगी। आखिर वो कहाँ चला गया है? बाहर जाकर देखा तो वो गार्डन में बैठा रो रहा था। उसके आंसू देखकर मैं समझ गई ज़रूर उसे कोई ना कोई बड़ी मजबूरी या परेशानी होगी, वरना वो इस तरह नहीं रोता। वो तो हर समय सतर्कता और हिम्मत से रहने वाला लगा था। मैं बहादुर के पास गई तो वो शर्मिंदा होकर अपने आंसू पोंछने लगा, जैसे वो मुझसे अपनी परेशानी छुपाना चाहता हो। मैंने उससे कई बार पूछा मगर उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आर्थिक स्थिति और परेशानी का ध्यान रखते हुए मैंने उसके हाथ में कुछ पैसे थमा दिए, लेकिन उसने लेने से मना कर दिया। इतने में अजीत का फ़ोन आ गया। उनका कहना था कि आज हमारे घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं। बहादुर से तुम खाना बनवा लेना और तुम वो नई लाल वाली साड़ी पहनकर तैयार हो जाना। अगर तुम मेहमानों से बात करोगी तो मेहमानों का दिल लगा रहेगा। उनके दोस्तों का सुनकर ही मुझे घबराहट होने लगती थी। अशोक साहब के सामने टिकना मेरे बस की बात नहीं थी। उनकी गंदी नज़रें उस दिन भी मेरे इर्द गिर्द घूम रही थीं, जिसे मैंने गंभीरता से महसूस किया था। पर मैं शाम को अजीत के कहने के अनुसार तैयार हो गई। लगभग 9 बजे अजीत अपने मेहमानों को लेकर घर आ गए। फिर वही हुआ जिसका डर था। अजीत के साथ आने वाला मेहमान कोई और नहीं बल्कि सिर्फ अशोक साहब थे, जिन्हें देखकर ही मेरे बाथे पर बल पड़ जाते थे। मेरा दिल तो नहीं कर रहा था कि मैं उनसे बात करूं, मगर मजबूरन मुझे उनसे बात करनी पड़ी। अशोक साहब के बैठने का अंदाज बिल्कुल भी ठीक नहीं था, मगर उन्हें कोई परवाह नहीं थी। थोड़ी देर के बाद अजीत का फ़ोन बजने लगा तो वो फ़ोन कान में लगाकर कमरे से बाहर निकल गए। अब कमरे में मैं और अशोक साहब रह गए थे। अशोक साहब अब मुझसे खुलकर बातें करने लगे। मुझे उनकी बात करने का अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया था कि वो इतनी बहकी बहकी बातें करते कि मेरा जवाब देने का भी दिल नहीं करता। 5 मिनट हो गए। जब अजीत वापस ना आए तो मैं भी उठकर कमरे से जाने लगी। मुझे अशोक साहब के साथ बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उससे पहले कि मैं उठकर खड़ी होती, अशोक साहब ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी इस हरकत को देखकर मैं सन्न रह गई। मन तो चाह रहा था कि उनके मुंह पर थूक दूं। फिर भी मैंने खुद को संभालते हुए और सभ्यता से उनसे कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं? आप मेरे पति के दोस्त और ऑफिसर हैं, इसलिए मैं आपकी इज्जत करती हूँ। अगर आपने ये बदतमीज़ी बंद नहीं की तो मैं भी बदतमीज़ी पर उतर आऊँगी। मेरी उस बात पर जैसे उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा था। वो बेशर्मों की तरह मुझे घूरते रहे। मैंने अपना हाथ छुड़ाना चाहा तो वो और आगे बढ़ने लगे। गुस्से के मारे मेरा चेहरा लाल हो गया। मैंने टेबल पर पड़ा हुआ फ्लावर पॉट उठाकर अशोक साहब के सर पर मार दिया। वो डर से चिल्ला पड़े। उनकी चीख सुनकर मेरे पति भी कमरे के अंदर आ गए। अशोक साहब डर से बिलबिला रहे थे।
जबकि मेरे पति का गुस्से से बुरा हाल था। बजाय इसके कि वो अशोक साहब की क्लास लेते, उन्होंने उल्टा मुझे ही डांटना शुरू कर दिया। कहने लगे, पागल औरत, तुमने ये क्या कर दिया? अभी और इसी समय उनसे माफ़ी मांगो। मैंने माफ़ी तो नहीं मांगी, बल्कि अशोक साहब की तरफ देखते हुए फर्श पर थूक दिया और कहा कि अगर अशोक साहब इस पूरे देश के राजा भी होते तो भी मैं उनसे माफ़ी नहीं मांगती, बल्कि उनको मुझसे माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए। मेरी इस बात पर अजीत ने मुझे गुस्से से देखा और बोले, अगर तुमने अशोक साहब से माफ़ी नहीं मांगी तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा और डिवोर्स दे दूंगा। मैं उनकी ये बात सुनकर सन्न रह गई कि क्या कोई पति अपने दोस्त की खातिर अपनी बीवी को तलाक दे सकता है। मैं भी जिद पर अड़ गई। अशोक साहब से माफ़ी मांगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मुझे ऐसा खड़ा देखकर अजीत उल्टी गिनती गिनने लगे। उनका सोचना था कि मैं अशोक साहब के पांव पड़ जाऊंगी, मगर मैं टस से मस नहीं हुई। यकीन नहीं आ रहा था कि इतना प्रेम करने वाला आदमी इस कदर मुझे बेमोल कर देगा। अशोक साहब के चेहरे पर बेशर्मों वाली मुस्कुराहट नाच रही थी और वह बड़बड़ाते हुए हमारे घर से चले गए। मेरे पति उनके पीछे पीछे गए और मेरे किए हुए की माफ़ी मांगने लगे। थोड़ी देर बाद अजीत घर के अंदर वापस आए तो उनके चेहरे से ऐसे लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, मगर मेरे दिल की दुनिया तो बदल चुकी थी। मैंने अपने कमरे में जाकर पैकिंग शुरू कर दी और उसी समय घर से निकलने लगी तो अजीत ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। मैंने दरवाज़ा बजाया, मगर उन्होंने नहीं खोला। 1 घंटे के बाद दरवाज़ा खोलकर वो अंदर आए और बोले, क्या हो गया? जो गुस्से में मैंने कुछ कह दिया। अनपढ़ औरतों की तरह क्यों शोर मचा रखा है? जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। और हाँ, खबरदार, जो घर से बाहर कदम रखने की कोशिश भी की तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। और वैसे भी दरवाजे पर ताला लगा हुआ है, तुम्हें बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है और बिना मेरी परमिशन के तुम यहाँ से एक कदम भी बाहर नहीं रख सकती हो। जब तक मैं ना कहूँ तुम कहीं नहीं जाओगी। और हाँ, याद रखो, तुम्हें मेरे अफसर को खुश करना ही होगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उनकी बात सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। अजीत इस हद तक भी गिर सकते हैं, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। उस सारे हंगामे की खबर बहादुर को भी हो चुकी थी। कमरे में टूटे हुए गुलदस्ते के कांच के टुकड़े उठाने के लिए मैंने बहादुर को ही बुलाया था। अजीत ने मुझे कैद कर दिया था। अब तो मैं बहादुर के आश्रय पर थी। मेरे पति ने उसे सख्ती से मना कर दिया था कि मुझसे कोई बात ना करे। अगले दिन अजीत घर से चले गए। उनके आदेशानुसार बहादुर मुझे खाना देने आया। मैं अपने घर में ही कैद थी। मैंने बहादुर को उसकी माँ बहन की कसम दी। बहादुर एक शरीफ इंसान था, इज्जत के नाम पर पिघल गया। कहने लगा, दीदी आप फिक्र ना करो, आपकी इज्जत की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। कोई आपको अब कुछ नहीं कह सकेगा। आपका पति बहुत ही घटिया आदमी है। हमारे पहाड़ों में ऐसे आदमी तो होते नहीं हैं। अगर कोई ऐसा सोच भी ले तो उसकी हम बुरी हालत कर देते हैं। बहादुर की ऐसी बातें सुनकर मेरे अंदर बहुत हिम्मत आ गई थी और मैं समझ चुकी थी कि वो मेरा साथ ज़रूर देगा। थोड़ी देर बाद मेरे पास बहादुर वापस आया और बोला, दीदी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। सुबह बता देता मगर याद नहीं रहा। वो घटिया इंसान, उसने मेरे पति की तरफ इशारा किया, किसी से फ़ोन पर बात करके कह रहा था कि कल घर में वही साहब आएंगे और आप हर हालत में उनसे मिलेंगी। बहादुर ने कहा तो मैं समझ गई अशोक साहब की मैं जिद बन चुकी थी। उन्हीं अनहोनी और बुरे ख्यालों में पूरी रात निकल गई। मैंने पूरी रात रोते हुए गुजार दी और अपने ईश्वर से अपनी रक्षा की प्रार्थना की। बहादुर मेरे पास आया और उसकी सांसें फूली हुई थीं। वो बहुत जल्दी में लग रहा था। दरवाज़ा खोलकर कमरे के अंदर आ गया और बोला, दीदी आप अपनी कोई नई साड़ी लाल रंग की निकाल कर मुझे दे दो। मैं आश्चर्य से उसका मुंह देखने लगी। क्यों बहादुर, तुम्हें मेरे कपड़े क्यों चाहिए? बहादुर बोला, दीदी ज़्यादा बातें ना करो, मैं जो कहता हूँ बस वही करो। मैंने कुछ न समझते हुए अपनी नई लाल रंग की साड़ी निकाल कर उसे दे दी। वो साड़ी लेकर कमरे में चला गया। फिर थोड़ी देर बाद वापस आया तो उसे देखकर मेरी हंसी निकल गई। उसने बड़े अजीब अंदाज में साड़ी बांधी हुई थी। उसके कहने पर मैंने उसकी साड़ी ठीक से बांधी। अब वो पूरी तरीके से एक स्त्री, एक औरत लग रहा था। उसने अपने सर पर लंबे बालों वाली बिग भी लगा रखी थी। बहादुर तुम ये सब क्या कर रहे हो? क्या तुम एक स्त्री बनना चाहते हो जो तुम ऐसा स्वांग रचा रहे हो? मैंने हंसते हुए उसे मजाक में कहा। उसने मुझे मेरे ही कमरे से निकलने के लिए कहा और उसने मुझे अपने कमरे में बैठा दिया। आज घर में एक लड़का और भी था जो बहादुर का दोस्त था। थोड़ी देर बाद घर में किसी के कदमों की आहट हुई। टक टक करते हुए जूते मेरे कमरे की तरफ गए तो मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और फिर मेरा दरवाज़ा लॉक होने की आवाज़ आई। उसके बाद चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। घर में अफरा तफरी मच गई।
मैं घबराकर कमरे से बाहर निकली तो मेरे कदम अपने आप मेरे कमरे की तरफ उठ गए। वहाँ का दृश्य अजीब था। अशोक साहब का कोट और शर्ट फटे हुए थे। जब बहादुर उसका दोस्त अशोक साहब की धुनाई कर रहे थे, अशोक साहब की हालत मार खाकर बुरी हो गई थी। मैंने बहादुर को लाख मना करना चाहा मगर उस पर तो खून सवार था। अशोक साहब जब अधमरे से हो गए तब जाकर बहादुर शांत हुआ और एक तरफ जाकर बैठ गया। मैं उसको आश्चर्य से देखने लगी और दिल ही दिल में बहुत हैरान भी हुई। मेरा वहाँ रुकना ठीक नहीं था। बहादुर ने अशोक साहब को कमरे में अंदर बांध कर उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया और मुझे गाड़ी में बैठाकर मेरे घर छोड़कर पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने अपने माता पिता को सारी कहानी सुनाई तो वो रातों रात मुझे लेकर अपने पुश्तैनी गांव चले गए। अजीत की पहुंच बहुत दूर तक थी। उसने मुझे तलाक तो दे दी थी मगर उसका बदला वो किसी भी समय ले सकता था। 6 महीने बाद ही मेरे पिता ने मेरी शादी अपने बचपन के दोस्त के बेटे से करवा दी। आज मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। मेरा घर छोटा सा है मगर उसमें खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। माता रानी की कृपा से मुझे 2 बेटे हैं। अजीत के बारे में बस इतना मालूम हुआ था कि उस हादसे के बाद उसके बॉस ने उस पर फ्रॉड का केस करके उसकी सारी जायदाद हथिया ली थी और उसे जेल भिजवा दिया था। आखिर में बस इतना ही कहूँगी कि ईश्वर किसी भी औरत को अजीत जैसा पति ना दे। दोस्तों, आशा करती हूँ आप लोगों को आज की कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ।